हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों के जो भेद होते हैं उसके विषय में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व मैं जो है आपको हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास, फिर उसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुए मैं उसके प्रश्नोत्तर संबंधित भी महत्वपूर्ण वीडियो डाला हूँ। फिर उसके बाद राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, उसमें जितने आर्टिकल हैं, नियम है, अधिनियम है, उसके विषय में बताया हूँ। फिर उससे संबंधित मैंने प्रश्नोत्तरी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी को मैंने डाला है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी, अपर क्लास परीक्षाओं के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारा वह वीडियो आपको पसंद हो या देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैं वहां पर लिंक दे दिया हूं। तो जो मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं हिंदी वर्णमाला का, अगर यह वीडियो आपको जो है अच्छा लगे तो आप लोग अवश्य हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह हिंदी वर्णमाला का दूसरा वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो चूँकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इस नाते जो है मैं जो है ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा और बहुत से महत्वपूर्ण बातें इसमें हमको बताना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी इसका आनंद और महत्वपूर्ण नॉलेज पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्णमाला लिखा हुआ है। तो वर्णमाला मैं इसके पूर्व वीडियो में एक बृहद स्तर से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन चूँकि यह वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो वर्णमाला से ही स्टार्ट करूँगा शॉर्टकट में। उसके बाद मैं अपने मुख्य विषय सब्जेक्ट पर आता हूँ। तो यहाँ देखिए लिखा है वर्णमाला। तो पहले हमें जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो मैं जो है इसका जो है एक जो परिभाषाएँ हैं, लगभग 5 परिभाषाएँ हैं, मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है। पहले में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं और उसी को अक्षर भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसे वर्ण कहते हैं। तो जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, जैसे प्रश्न आता है कि जो है प्रश्न भी आ जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। समझ भी गए होंगे कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। मतलब ध्वनि का वह सूक्ष्मतम रूप, सबसे छोटा रूप, जिसको हम खंडित नहीं करते, विखंडित नहीं कर सकते या विखंडन नहीं कर सकते, ऐसे ध्वनियों को ही जो है वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क लिखा है, तो क देखने में यहाँ पर एक वर्ण लगता है, लेकिन इसमें 2 वर्ण हैं। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये होगा क प्लस य। तो ये जो क है आपका, ये स्वर रहित क है और प्लस य है। तो अगर इसमें जो यह जो क है ये स्वर सहित है, इसमें क में यह जो है जुटा हुआ है और ये जो है क जो है आपका इसमें स्वर रहित है। तो इसके बाद देखिए इस क में क्या हो गया, 2 क हो गया, 2 वर्ण हो गया और ये एक वर्ण दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको अगर हम विखंडित करें तो देखिए 2 हो रहा है। एक क जो है इसके नीचे हलंत है जो स्वर रहित क है और दूसरा धन य। तो 2 वर्णों से मिल करके क्या बना हुआ है। तो इसको हम 2 भाग में बांट दिए। लेकिन अब इस क को जो स्वर रहित क है और जो य है, इसको हम जो है विखंडित नहीं कर सकते। तो ये जो एक स्वर ये है और एक स्वर ये है, इसको हम विखंडित नहीं कर सकते। यही आपका वर्ण है। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। माने कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे चीनी हो, चीनी भाषा को मंदाकिनी भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कोई भी भाषा हो, चाहे पाली हो, चाहे प्राकृत हो, तो कोई भी भाषा हो, उन जो सभी भाषाओं के जो वर्णों का जो समूह होता है, जो उनके अक्षरों का समूह होता है, जो एक माला की तरह जो है पिरो कर रखा जाता है, बनाया जाता है, वही जो है वर्णमाला कहलाता है। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हम अपना मकान बनवाते हैं
तो जो ईंटा जो हम लोग व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो अगर इधर उधर रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसी ईंटे को अगर हम एक मकान, एक छत के रूप में व्यवस्थित रखते हैं तो अच्छा लगता है, मकान बन जाता है। तो उसी प्रकार जो ये ईंटा है वो क्या, एक छोटी इकाई है एक तरह से, और जब उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं तो एक मकान बन जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे अक्षर हैं उनको जो हम व्यवस्थित कर देते हैं या एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, रखते हैं, वही हमारा वर्णमाला होता है। आगे देखिए, अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, हो गया। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण हैं और उन वर्णों को जो मैं बोलता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर क है, तो ये क मैंने जो लिखा है, ये क तो ये लिपि में है, लेकिन ये जो है लिपि में भी है और इसका उच्चारण रूप भी है, क जो मैं ध्वनि के रूप में बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो उच्चारण समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, मैंने इसको लिख दिया है एक समझने के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमको वर्णमाला समझ में आ गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। एक तरह समझिए कि अक्षरों का सुव्यवस्थित ढंग से सजाया हुआ जो है क्या है, एक स्वरूप है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिखा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो चूँकि हिंदी हम लोग जो है हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में बहुत जो है सूक्ष्मतम जानकारी अपने को रखना पड़ता है। तो जो है सामान्य जानकारी तो सबको होता है, लेकिन सूक्ष्म जानकारी रखना ही जो है किसी भी परीक्षा में पास होने की गारंटी होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी जो वर्णमाला है, जो उसका जो है वर्णमाला हिंदी का है, उसमें जो है कितने वर्ण होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण मतलब अक्षर या ध्वनि होते हैं, 44, जिसमें मैंने आपको इसको पूर्व वीडियो में बताया था कि स्वरों की संख्या कितना होता है, 11, और व्यंजन की संख्या कितना होता है, 33। मतलब 11 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो स्वर की संख्या 11 और व्यंजन 11 गुणे 3 मतलब 33, 11 तियाँ 33। टोटल अगर पूछा जाए तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 44। तो जो हिंदी वर्णमाला के जो मूल वर्ण हैं वह कितने हैं, 44 हैं। फिर आगे देखिए यहाँ लिखा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक वर्ण हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल मानक वर्ण मतलब पूछाता है तो आप बताएंगे 52 बताएंगे, ठीक है। मतलब इसमें 44 में जो है आप कितना जोड़ देंगे, 44 में जो है 52 और 44 मतलब जो है 6 2 8 वर्ण और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक वर्ण हैं, 44। और जो है नहीं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल वर्ण हैं, 44। और हिंदी वर्णमाला में कितने जो है मानक वर्ण हैं, तो आपको जो है स्टैंडर्ड वर्ण हैं, तो आपके जो है 52 हैं, ठीक है। अब चूँकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला में जो है क्या होता है, कुल 52 स्वर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो 52 स्वर होते हैं, ये 52 स्वर कौन कौन होते हैं, यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहले ये हम बताएंगे कि जो 52 वर्ण आ रहे हैं, ये 52 वर्ण कौन कौन हैं। तो उसमें जो है सारा जो है मिला करके मैं बता रहा हूँ। जो पूरी वर्णमाला है, उस पूरी वर्णमाला को मैं बता रहा हूँ कि कितने वर्ण किसमें हैं, कितने वर्ण किसमें हैं, कितने वर्ण किसमें हैं। और उनका एक जो है नाम भी है, एक रूप भी है, एक लयबद्ध क्रम भी है, एक व्यवस्थित रूप है, एक वैज्ञानिक स्वरूप है। तो उस प्रकार से जो है 6-7 भागों में बांटा गया, 8 भागों में। तो उसको देखिए आप कि कौन कौन से स्वरूप हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा है ए में देखिए लिखा है स्वर, क्या लिखा है, स्वर। तो स्वर की संख्या मैंने आपको बताया है कितना है, 11 है। तो कौन कौन वो संख्याएं हैं, वर्ण हैं, अ आ इ ई उ ऊ री इ ए ओ औ। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 1 7 7 4 11। टोटल कितने हैं, 11 वर्ण हो गए। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, 11 होती है। कितनी होती है, 11, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है अयोगवाह, क्या होता है, अयोगवाह। तो अयोगवाह जो है जो होता है वह न स्वर होता है न व्यंजन होता है। एक प्रकार से यह वर्णमाला के 3 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। तो जो स्वर हो गया आप जान ही गए, स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है।
और उन दो में कौन कौन है, एक अनुस्वार है फर्स्ट और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह जो है किसी भी जो है रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर एक बिंदी रहती है, और ये जो है विसर्ग का चिन्ह आप जान ही रहे हैं, जैसे अतः लिखा जाता है, अतः या दुख, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ चिन्ह ये दिखाई देता है, तो ये विसर्ग का चिन्ह है। तो ये जो है विसर्ग और जो है अनुस्वार दोनों मिलाकर के संयुक्त नाम उसका क्या होता है, अयोगवाह कहते हैं। माने अयोगवाह के दो भाग हैं, एक अनुस्वार और दूसरा जो है विसर्ग, या यूँ कह सकते हैं आप कि जो है विसर्ग और अनुस्वार के संयुक्त नाम को अयोगवाह कहते हैं। तो आपके जो है स्वर में हो गए 11 वर्ड और अयोगवाह में हो गए 2 वर्ड। आगे देखिए, फिर लिखा है स्पर्श आबलिक वर्गीय व्यंजन। इसमें कुल 25 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 25 वर्ड। आप गिनते जाइएगा। स्वर की संख्या 11, अयोगवाह की संख्या कितना हो गया? 2, और स्पर्श आबलिक वर्गीय व्यंजन, मतलब स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 25। तो इसमें जो है वर्ग बना रहता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिसको मैं पूर्व के वीडियो में एक सूत्र बताया था कि कचट तप। कैसे हो जाएगा? क वर्ग, च से हो जाएगा आपका च वर्ग, ट से हो जाएगा आपका ट वर्ग, और त से हो जाएगा त वर्ग, और प से हो जाएगा प वर्ग। ये आपका सूत्र है, इसको याद रखिएगा, कचट तप। फिर उन जो क वर्ग है, उस क वर्ग में कौन कौन वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में क्या आते हैं? च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये आपका जो है एक लाइन में 5 है। एक लाइन में कितने वर्ड हैं? 5। तो अगर इसमें हम 5 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 25। कितना वर्ड हुआ? 25 वर्ड हुआ। तो ये आपका जो है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में कितने वर्ड हुए? 25। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्णमाला में जो हिंदी का मानक वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 52 होते हैं। वो तो 52 में कौन कौन जो वर्ड और किस किस वर्ग में आते हैं, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है जानना बहुत ही ज़रूरी भी है। प्रश्न भी आ जाता है कि जो है स्पर्शी व्यंजन में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो आप लिखेंगे 25 वर्ड। प्रश्न आ जाएगा अयोगवाह में कितने वर्ड होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन नाम है? एक अनुस्वार और एक विसर्ग। स्वर में आ जाएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन अगर यही मात्राओं की संख्या पूछेगा तो आप मात्रा जो है बताएंगे 10। स्वर का जो मात्रा होता है कितना होता है? 10, क्योंकि सभी का मात्रा होता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में आप देखेंगे। लेकिन जो ये वर्ग है, ये वर्ड है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। इसलिए जो है स्वरों की संख्या पूछे तो 11 और मात्राओं की संख्या पूछे तो 10। ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा अंतस्थ, जो डी पॉइंट है, लिखा अंतःस्थ व्यंजन। तो ये इसमें भी ये 4 होते हैं, अ, र, ल, व। ये जो 4 वर्ड हैं, इनको जो है वर्णमाला के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। तो आपको मालूम हो गया कि स्पर्श में 25, अयोगवाह में 2, स्वरों में 11 और अंतःस्थ में व्यंजन में कितने? 4। उसी प्रकार जो है उसमें व्यंजन, मैं इसका परिभाषा अलग अलग बताऊंगा कि उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह में अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग क्या है, स्वर में कौन कौन भेद हैं, ये सब मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। और उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कैसे होता है, सारा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, तब आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो है केवल जो है वर्णमाला में संख्याओं को जो है गणना करना सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कुल। तो आपको हो गया संयुक्त व्यंजन, उसमें होता है 3। कितना होता है? 3। वो कौन कौन अक्षर होते हैं? छ, त्र, ग। फिर आपका देखिए आता है जी पॉइंट मिश्रित व्यंजन। तो मिश्रित व्यंजन एक होता है, वह कौन अक्षर होता है? श्रय। कौन होता है? श्रय। जैसे हम यहाँ लिखें मिश्रित, तो इस तरह से ये जो श्रय आता है, ये आपका श्रय जो है ये कौन है? मिश्रित व्यंजन आता है, मिश्रित व्यंजन है। यह भी जो है उसे संयुक्त व्यंजन में आता है। जैसे आपका संयुक्त व्यंजन जैसे आपका जो है छ, त्र, ग और श्रय, वैसे ये संयुक्त व्यंजन में आता है।
लेकिन जो है मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो संयुक्त व्यंजन 3 ही हैं। कितने हैं? 3 हैं। और ये जो श्रेय आपका है यह मिश्रित व्यंजन में आता है। तो आप संयुक्त व्यंजन को 4 भी कह सकते हैं और 3 भी कह सकते हैं। अगर 4 कहते हैं, अगर संयुक्त मतलब प्रश्न दिया है कि संयुक्त व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो आप जो है कितने लिखेंगे? 4, 6, त्रय, ग और श्रेय। तो इस प्रकार से जो है ये जो है 4 अक्षर हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। लेकिन अगर इन चारों जो है संयुक्त व्यंजन में से पूछता है कि इसमें से मिश्रित व्यंजन कौन है, तो जो है आप श्रेय को गुड करेंगे। ठीक है। तो मिश्रित व्यंजन की संख्या कितना है? 1 है, जो ये श्रेय है। फिर आपका एच पॉइंट आता है, जिसमें जो है होता है 2 वर्ड, जिसमें एक ढ और एक ढ होता है। एक ढ और एक ढ होता है। तो इसका भी 2 नाम है। एक इसका नाम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और दूसरा जो है उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। द्विगुण तो आपको याद ही होगा, क्योंकि 2 अक्षर से बना है, एक ढ और एक ढ़ से। ये जो है इसका प्रयोग होता है जैसे पढ़ना, ये जो पढ़ना है, और एक होता है सड़क। तो ये जो ढ़ है ये ढ़ है और ये सड़क है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये द्विगुण व्यंजन है। ये 2 हैं। कितने हैं? 2 व्यंजन। अब मैं आपको टोटल जोड़ के बता रहा हूँ कि कुल 52 वर्ड कैसे होते हैं। चूँकि मैं अभी केवल वर्णों को गिनकर बता रहा हूँ कि हिंदी में 52 वर्ड कौन कौन वर्ड होते हैं, इस पर ही हम आपको इस वीडियो में भी यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं या और ध्यान दिला रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कोई भी पूछ सकता है कि जो 25 वर्ड आते हैं वो कौन हैं, तो वो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हैं। आयोगवाह में कितने वर्ड होते हैं? 2 होते हैं। स्वर में कितने होते हैं? 11। मात्राएं कितनी होती हैं? 10। अंतःस्थ व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं? 4। उसमें कितने होते हैं? 4। और जो है संयुक्त में कितने होते हैं? 3। मिश्रित में कितने होते हैं? 1। और उसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण में कितने होते हैं? 2। ये तो हो गया टोटल, इसका नाम हो गया। अब इसको टोटल अगर हम जोड़ें तो जो है देखिए 52 आते हैं। 1 2 3 5 8 4 12 12 4 16 16 3 19 1 20 2 22 के 2 हासिल आयल 2। उसके बाद देखिए 1 2 3 3 2 5, मतलब 52 वर्ड हो गया। ठीक है। तो आप लोग इसको जो है अपने अंतस्थ में आप जो है कंठस्थ रखिएगा कि जो हिंदी का वर्णमाला है वह जो है मानक के वर्णमाला के रूप में 52 है और मूल रूप में कितना है? 44। मतलब हिंदी वर्णमाला में मूल रूप में कितने वर्ण हैं? मूल वर्ण 44 और मानक वर्ण कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं यहाँ दोहरा दे रहा हूँ। कुल स्वर जो है कितने हैं? 11। अयोगवाह 2, एक अनुस्वार एक अनुनासिक, नहीं एक अनुस्वार और एक जो है विसर्ग। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन 25। अंतःस्थ जो है 4। अंतःस्थ में आपको मैं बताया हूँ कि जो है एक ये स और एक पेटफरुआ स, एक छोटा स और एक है होता है। उस व्यंजन जानते ही अ, र, ल, व होता है। संयुक्त व्यंजन में आप जो है आपका आ जाएगा 6, त्र, ग, और मिश्र में आपको आ जाएगा श्रेय, और द्विगुण में आ जाएगा ढ और ढ। और जो है स्पर्शी में जानते हैं कि 5 जो है वर्ग हैं। क ख ग गंगा, च छ जइया, ट ठ ड ढ त थ द न प फ म, ये हो गया। अयोगवाह में आप जानते ही हैं कि एक अनुस्वार है अंग और एक विसर्ग है आहा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका 11 शब्द तो जानते ही हैं कि अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। ठीक है। उसमें अंग अह नहीं है स्वर में, जो है अयोगवाह अलग है वो। तो इस प्रकार से 52 वर्ड हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं जो हमारा आज का मुख्य विषय है, जिसको हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं। उस चीज़ को मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड, क्या लिखा है? वर्ड मतलब वर्णमाला जो होता है उसका जो मुख्य तत्व होता है, क्या होता है? एलिमेंट होता है वर्ड। ठीक है। तो वर्ड माने क्या होता है? शब्द। ठीक है। वर्ड मतलब शब्द होता है। तो यहाँ वर्ड का मतलब है अक्षर से मतलब है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, इसके कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं?
तीन भेद होते हैं। जो वर्ड है, इसके जो वर्ड होते हैं, मतलब अंग्रेजी में जो वर्ड होता है, वर्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों का जो निर्माण होता है किससे होता है? वर्णों से होता है। क्या होता है? वर्णों या अक्षरों से। ठीक है, तो जो वर्ण हैं इसका हम यहाँ पर भेद बताने जा रहा हूँ। ठीक है, किसका भेद बताने जा रहा हूँ? वर्णों का, मतलब अक्षरों का। अब यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है स्वर। जो क है क्या है? स्वर, व्यंजन और अयोग, वाह। मैंने आपको बताया है कि जो वर्ण में जो है कितने भेद होते हैं, वर्णमाला में कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। वर्ण नहीं रहेगा यहाँ, वर्णमाला रहेगा। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो जो है वर्णमाला में कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग, वाह। ठीक है, तो जो स्वर है उसके विषय में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हूँ क, स्वर। स्वर को अंग्रेजी में वायल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायल कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि स्वर किसे कहते हैं, मतलब वायल किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी भी ध्वनि की सहायता न लेनी पड़ती हो। मतलब स्वर जो है क्या है? एक स्वतंत्र वर्ड है। वह ऐसा वर्ड है कि जब हम उसको बोलते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो किसी भी व्यंजन का उसमें समावेश या सम्मिलित रूप नहीं होता है, मतलब वह स्वतंत्र वर्ड होता है। यहाँ देखिए लिखा है ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी भी ध्वनि की सहायता न लेनी पड़ती हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप तथा निर्बाध गति से सहज तरीके से हो, उसे स्वर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो स्वर होता है, स्वर ध्वनियाँ जो उतनी होती हैं वह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, और वह जो है जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी दूसरे जो है स्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम उसका उच्चारण करते हैं और बोलते हैं तो वह जो उसमें कोई रुकावट या बंधन नहीं आता, वो निर्बाध गति से सहज तरीके से मतलब आसान तरीके से वह शब्द निकलता। जैसे हम यह बोल रहे हैं तो देखिए इसमें कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, आ, तो इसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ आ मैंने लिखा, यहाँ यह लिखा, यहाँ ऊ लिख रहा हूँ, देखिए ऊ, कितना आसानी से बोल रहे हैं। कोई दूसरा वर्ड इसमें ऊ के अलावा दूसरा कोई वर्ड आ ही नहीं रहा है। तो ये हो गया आपका स्वर। अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्वर की जो प्रमुख विशेषताएं मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इससे इसका विशेषताएं का मतलब ये होता है कि वह जो स्वर है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख क्या लक्षण हैं। तो पहला देखिए लिखा है स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र ध्वनि है, मतलब पराधीन ध्वनि नहीं है, यह आज़ाद ध्वनि है, यह गुलाम ध्वनि नहीं है। किसी के मतलब किसी भी के नीचे वो मतलब बैठना या उसके नीचे वो रहना जो है पसंद नहीं करती है। तो स्वर जो होता है वह स्वतंत्र ध्वनि होती है। इनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो बिना किसी व्यंजन की सहायता से ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है उच्चारित होते हैं। तीसरा है जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता है। जैसे जब हम किसी भी जो है स्वर ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है किसी प्रकार का बाधा अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, फिर आप देखें जिनके उच्चारण में हवा यानी प्राण वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में मतलब ऐसे स्वर जो ध्वनि वर्ण होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारे गले के रास्ते और कंठ से हवा या प्राण वायु बाहर निकलती है वह जो है बिना रुकावट के निकलती हैं। ऐसे वर्णों को जो है हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। इसको आपने जान लिए होंगे कि जो स्वर होते हैं उनकी प्रमुख पहचान, प्रमुख लक्षण, प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आगे प्रश्न आ रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। तो मैंने आपको वर्णमाला के विषय में बताया कि वर्णमाला में 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा होता है। ठीक है, फिर उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। उसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल वर्ण हैं, तो होता है
44। और अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मानक वर्ण हैं तो होता है 52। ये बात हो गई। उसी प्रकार अब कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब स्वरों का जो भेद होता है अब उसको मैं बता रहा हूँ कि स्वर में भी भेद होता है। जैसे वर्णमाला में भेद होता है, वर्णमाला में कितने भेद मैंने आपको बताया, 3 भेद बताया। कौन कौन? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोग वाह। अयोग वाह। ठीक है, तो ये 3 भेद हो गए आपके वर्णमाला के। किसके हो गए? वर्णमाला के आपके 3 भेद हो गए। ठीक, तो अब हम जो है स्वर का भेद बता रहे हैं कि स्वर में कितने भेद होते हैं। इसी प्रकार मैं आपको आगे व्यंजन का भेद बताऊंगा, अयोगवाह का भेद बताऊंगा और उनका उच्चारण स्थान भी बताऊंगा। ठीक है, और वो जो है किस किस हमारे मुंह के किस किस अंग और कहाँ कहाँ से वो आवाज़ या ध्वनियाँ निकलती हैं या वर्ड वो निकलते हैं, इस सारे विषय में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा और आपको अधिकतम जानकारी देते जाऊंगा। तो आगे देखिए लिखा स्वर के भेद। तो स्वर जो है कितने भेद होते हैं, इसका भी जो है 3 भेद होता है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर का एक दूसरा भी नाम है, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर तो हय्य है। प्लुत स्वर को भी एक दूसरा नाम है, इसको हम त्रैमासिक स्वर भी कहते हैं, त्रैमासिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो हर्ष मतलब मूल स्वर, हर्ष का एक नाम और है लघु स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, प्लुत का मतलब होता है उससे बड़ा। तो एक इसको मैं नीचे लिख दिया हूँ, इसको देख सकते हैं आप कि एक मात्रा का समय जो हर्ष स्वर होती हैं वो एक मात्रा का समय जो है समय जो लगता है उसको हम हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जब एक मात्राओं के दुगुना समय जो लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय के बराबर किसी वर्ड को बोलने में लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जब 2 मात्रा से अधिक समय लगे या 3 मात्रा के बराबर समय लगे तो समझिए कि वो कौन स्वर है? प्लुत स्वर है। उदाहरण के रूप में जैसे हम आप जो है कपड़ा नापते हैं, एक प्रकार से जैसे मान लीजिए कपड़ा है तो इस कपड़ा में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका है मीटर और इस मीटर में होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी होता है मिलीमीटर। तो इस प्रकार जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जैसे 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक इसकी दूरी होती है, क्या होती है? दूरी होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, फिर ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसकी क्या है? एक दूरी होती है। तो जो हमारे मुख से जो हम अपने गले की आवाज़ से जब कोई वर्ड निकालते हैं तो उसमें जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वही उसका जो है ध्वनि की मापन है। क्या है? मापन है, वही उसका मापक भी है। तो जो ध्वनि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं और जितना टाइम लगाती हैं, जितना समय लगाती हैं, मान लीजिए मैंने बोला क, तो यहाँ मान लीजिए क मैंने यहाँ से बोलना शुरू किया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैंने क बोलना शुरू किया है तो मैंने बोला क, तो यहाँ तक आया आवाज़, तो इसमें मान लीजिए 1 सेकेंड लगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं का, तो देखिए का जब बोलेंगे तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के का यहाँ तक आया, तो यह जो है 2 मात्राओं के बराबर इसका समय लगा। तो ये जो है मात्रक है, मात्रक मतलब मात्रा है, यूनिट है। तो इसी को जिस प्रकार हम एक कपड़े को जो है दूरी नापने के लिए जो है एक अंतर या एक जो है मापक या के रूप में मीटर बनाते हैं, लेते हैं, कपड़ा नापते हैं एक दूरी को, उसी प्रकार जो है मात्राओं के आवाज़ को जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को मापने का एक अंतर है, उसी को मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो जब उसी को मात्रा कहते हैं तो जो जब एक मात्रा का जो एक समय होता है, आप लोग बोलेंगे जैसे क, ख या अ, आ, ई, तो इसका एक समय लग रहा है बोलने में। तो उन्हीं मात्राओं का जो समय लग रहा है उसी समय के आधार पर इसको बांटा गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि एक मात्रा का समय, तो जितना समय हमको एक मात्रा का समय लगाने में जितने वर्ड बोले जाते हैं, उन वर्डों का जो एक मात्रा में जो है समय लगता है, एक प्रकार से जैसे कपड़ा की दूरी की तरह, तो उनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं या उन्हीं को जो है हर्ष स्वर भी कहते हैं और उन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी। तो जो हर्ष और मूल स्वर हैं वो कितने हैं? 4 हैं। उनकी संख्या कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन स्वर हैं? यहाँ आप देख सकते हैं अ, ई, उ और री। इनका जो बोलने का
और मुंह से जो उच्चारण हो रहा है उनका जो टाइमिंग है वह लगभग एक बराबर है। जैसे अ, ई, उ, री, इनका जो समय है मतलब समय का जो टाइम का जो समय है वह जो है एक बराबर, उनका घंटा मिनट सेकंड जो होता है वो एक बराबर लग रहा है। फिर आप देखिए यहाँ दीर्घ स्वर, तो यहाँ देखिए दीर्घ स्वर मतलब दो मात्रा का समय, जो हम जितने देर में अ बोलेंगे इससे दुगना समय में लगेगा आ बोलने में, तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। तो इससे दो मात्रा का समय इसमें लग रहा है। तो इनकी जो संख्या है मात्रा की ये 7 हैं। तो ये कौन कौन वर्ण हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ एक तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ, और हम लोग पढ़ते भी हैं जब वर्णमाला, तो इसको कहते हैं छोटा ए, इसको कहते हैं बड़ा आ, फिर इसे छोटी ई, ये क्या है बड़ी ई, फिर ये है आपका छोटा ऊ, ये है बड़ा ऊ, फिर ए, ऐ, इसको हम लोग छोटा ए बोलते हैं और इसको भी छोटा ओ बोलते हैं, लेकिन कहने के लिए ये छोटा है और कहने के लिए जो है छोटा ओ है। लेकिन ये जो आपका छोटा ए है और छोटा ओ है, ये दोनों जो है आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, न कि हर्ष स्वर में आते हैं। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है गलती से जो है ये समझ जाएंगे कि जैसे आपका अ छोटा या यहाँ पर यह है तो बड़ा या यहाँ पर है, छोटी ई यहाँ है तो बड़ी ई यहाँ है, छोटा ऊ यहाँ है तो बड़ा ऊ यहाँ है। तो जो छोटा है वो हर्ष स्वर है और जो बड़ा बड़ा है वो क्या है, दीर्घ स्वर है। तो इस मापन में अगर मापेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ए, छोटा ए हम लोग पढ़ते हैं छोटा ए बड़ा, जैसे छोटा ए ऐ, बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा आओ। तो ये छोटा जो है ए और छोटा ओ, ये दोनों जो है हर्ष स्वर के जो है वर्ण नहीं हैं, ये आपके किस स्वर के वर्ण हैं, दीर्घ स्वर के वर्ण हैं। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई, 3 और 4 मिलाकर के 7 हो गया। अब आगे देखिए प्लुत स्वर लिखा हुआ है। प्लुत स्वर जो होता है त्रैमात्रिक होता है। जिस प्रकार जो है हर्ष स्वर एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक होता है, उसी प्रकार जो प्लुत स्वर होता है इसको हम त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब एक मात्रा का जितना समय लगता है तो उसमें दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और त्रैमात्रिक में जो है जो प्लुत स्वर जिसको हम कहते हैं इसमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, या हर्ष स्वर का दुगना से अधिक इसमें समय लगता है। तो इसकी जो संख्या होती है 1। इसका जो प्रतीक चिन्ह है अंग्रेजी में एस की तरह होता है, जैसे अंग्रेजी में यस होता है या सांप की तरह होता है, यह जो है इस तरह इसका प्रतीक चिन्ह है, जो प्रायः ओम शब्द में देखा जाता है। जैसे ओम शब्द आप देखेंगे तो ओम में जो ये बीच वाला जो यस की तरह दिखाई दे रहा है यही आपका प्लुत स्वर है। तो यह जो है अधिकतर संबोधन में बोला जाता है। जैसे किसी बात को हमको अगर लंबा टाइमिंग में बोलना है तब हम बोलते हैं, जैसे आपको बोलना ओम, तो जो इसका मतलब ये होता है कि जिस वर्ड के पीछे ये रहता है वो एक संकेत करता है कि उस उसके आगे का वर्ड है उसको वो जो है ज़्यादा देर तक जो है बोलना है या बोलना पड़ेगा। तो जैसे जो है यस जो है किसके पीछे है, ओ के पीछे है, तो इसका मतलब है कि ओ को जो है ज़्यादा देर तक बोलना है। किसको ज़्यादा देर तक बोलना है, ओ को। कैसे बोल रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए कि जो ओ है वो किसके पीछे जो यस है मतलब प्लुत स्वर है यस की तरह, यह जो है ओ के पीछे है। तो इसका मतलब देखिए मैं यहाँ तीर मार रहा हूँ, तो इसके जिसके ये पीछे रहेगा वह संकेत करता है कि जो इसके आगे का वर्ड मतलब ओ है उसको लंबा बोलना पड़ेगा या खींच कर बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ देखिए ओ, तो कौन वर्ड ज़्यादा देर तक गया, ओ। तो यही ओ जो है इसको जो है बता रहा है कि इसको लंबा खींच कर बोलना पड़ेगा। इसी तरह एक वर्ड आता है नमोस्तुते, नमो स, यहाँ देखिए लिखा आता है नमो अस्तुते, ठीक है। तो इस प्रकार बोला जाता है नमो अस्तुते। तो ये जो यस है मतलब प्लुत स्वर जो है, इस प्लुत स्वर के आगे मुंह आ रहा है तो इस मुंह को हमको बढ़ा करके या खींच कर बोलना पड़ता है। तो तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो है जो इसकी ध्वनि की लंबाई है, टाइमिंग है, वो क्या है, त्रिमात्रा मतलब 3 मात्राओं से भी अधिक है और उससे भी अधिक के समय ले सकता है। ये आपके बोलने के ऊपर निर्भर करता है।
तो यह क्लियर हो गया कि जो स्वर हैं उसके कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब मैंने आपको बता दिया कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है प्रश्न उत्तर की तरह। मैं जो है पढ़ा भी रहा हूँ और प्रश्न के उत्तर की तरह यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं पढ़ाया हूँ हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। फिर मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं मैंने इनका एक प्रश्न उत्तर की तरह बनाकर, यहाँ तो मैंने एक चित्र की तरह बनाकर दिखाया हूँ। चित्र इस नाते दिखाया जाता है, नक्शा इस नाते दिखाया जाता है कि जो चित्र और नक्शे की बात हमारा जो दिमाग है वो अधिक समझता है, उसको अधिक ग्रहण करता है, ग्राह्य करता है। तो नक्शा जो है बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाने में। इसी कारण जो है नक्शा से जो है एक शिक्षक और जो प्रशिक्षित शिक्षक होता है वो एक नक्शा बनाकर ही बच्चों को अपने अधिक पढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे उनके मेमोरी में वो चीज़ सेट हो जाती है या उस चित्र में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चित्र में। अब आगे देखिए प्रश्न उत्तर की तरह मैंने लिख दिया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? पहला हर्ष या उसको मूल स्वर भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, अ ई उ री। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसमें आपके 7 स्वर होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और ये जो मूल स्वर होते हैं, प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है कि हिंदी के मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? तो इसको आप भूल सकते हैं, तो एक शब्द याद रखिएगा, अयूर, AYUR, और का मतलब होता है और का मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी का नाम है जो शैम्पू बनाती है, जो प्रसिद्ध कंपनी है। तो इस कंपनी के नाम पर आप इसको याद रखिएगा, और मतलब अ ई उ री। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका यह जो है मैं एक ट्रिक बता दिया हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर आप जान ही गए हैं कि जो है आपका आ ई उ मतलब बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, और प्लुत स्वर एक होते हैं जो यश की तरह होते हैं, जैसे ओम में रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप जो है मैंने आपको बताया कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। तो 3 में कौन होते हैं? हर्ष और मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो अब मैं जो है हर्ष स्वर के विषय में पढ़ा रहा हूँ कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो नंबर 1 देखिए, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे हर्ष या मूल स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों या वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में या बोलने में या कहने में अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है, मिनिमम समय लगता है, उसे हम कौन स्वर कहते हैं? हर्ष या मूल स्वर कहते हैं। यह हिंदी में कुल 4 हैं, जैसे अ, ई मतलब छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए लिखा है हर्ष स्वर की प्रमुख विशेषताएं। मैं हर चीज़ का एक विशेषता भी बताते जा रहा हूँ कि जिससे उनका लक्षण भी आपको आसानी से जानकारी हो जाए और उसको आप समझ सकें। तो हर्ष स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। यहाँ उदाहरण में दे दिया, अ ई उ री। हर्ष स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं, इसको मैं बता ही चुका हूँ कि आपको जो है हर्ष स्वर जो है वही मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ये भी इनकी संख्या भी 4 है, वही चीज़ अ ई उ री। अब जो ये 4 स्वर हैं उसमें 3 की मात्राएं होती हैं। किसकी मात्राएं होती हैं? 3 की। कितनी की? 3 की मात्राएं होती हैं, बाकी यह की कोई मात्रा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर यह की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी नाते जो है प्रश्न कभी कभी आता है कि जो है स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और मात्राओं की संख्या कितना होता है? 10। तो ये कम कहाँ से हो गया? यहीं से एक कम होता है कि यह की कोई मात्रा नहीं होती है। अब जो बाकी 3 बचे, ई उ मतलब छोटा ई, छोटा ऊ और री, तो इनका तो मात्रा होता ही है। तो मैं एक संकेत के रूप में आपको बता दूं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हमारे वीडियो को पढ़ते हैं, बेसिक बच्चे भी हमारे जो है उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने जो है जूनियर के, जितने जो है हाई क्लास के, और जितने टेट और सीटेट सुपर टेट जितने एग्ज़ाम और प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं वो सब भी हमारे के लिए सभी बराबर और महत्वपूर्ण हैं, और सबके लिए जो है सूचना जानकारी आवश्यक होती है। तो इस कारण जो है मैं जो है इसमें आपको बता देता हूँ कि ई जो है
ई की जो मात्रा होती है छोटी ई का, वह मात्रा जो है, जैसे मान लीजिए ये जो बिंदी मैंने लगाया है ये वर्ड है, कोई शब्द है जैसे क ख ग घ मान लीजिएगा, तो ये बिंदी एक वर्ड है और उस पर कौन मात्रा लगा है, छोटी की मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी की मात्रा लगाया जाता है। जैसे एक क यहाँ पर दिया है, क्या पर क्या मात्रा लगा है, छोटी का, तो क में जो है किताब यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, किताब हो गया। तो छोटी का मात्रा इस तरह लगाया जाता है और इस तरह यहाँ पर एक वर्ड के रूप में मैं आपको यहाँ दिखा दिया हूँ। ऊ की मात्रा जो होता है वह कोई जो है वर्ड मान लीजिए यहाँ पर है और छोटा ऊ की मात्रा इसके नीचे जो है ऐसे 7 की तरह, हिंदी का जो 7 अंक होता है उसके नीचे ऐसे 7 अंक की तरह होता है। तो जैसे यहाँ पर जो है हम यहाँ क्या लिखेंगे, कु, और यहाँ से हो जाएगा कुल, क्या हो जाएगा, कुल। ठीक है, तो ये जो क्या पर कौन मात्रा लगा है, छोटा ऊ का मात्रा है। तो इसका मैं एक पहचान बता दे रहा हूँ कि कौन सी मात्राएं कैसे जो है दी जाती हैं या कैसे लगाई जाती हैं। उसके बाद आपका री का मात्रा आता है, तो कोई भी जैसे यहाँ वर्ड है उसके नीचे जो है क्या होता है, ऐसे री का मात्रा लगाया जाता है। जैसे क है, क के नीचे ऐसे लगा हुआ है क्री, और उसके बाद अगर शब्द के रूप में देखें तो यहाँ पर कृष्ण लिखा हुआ है। ठीक है, एक मात्रा यूनिट का समय लगता है, मतलब ये जो एक मात्रा हर स्वर जो होता है एक यूनिट बनाया गया है। जो मैं आपको बताया हूँ कि एक कपड़ा है, एक मीटर है, उसका एक जो है नापने का एक मीटर को इकाई कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो है एक मात्रा एक यूनिट है जिसका एक टाइमिंग है, जो है मतलब उसका एक समय है जो निश्चित है। तो जो हर्ष स्वर होता है उसका जो टाइमिंग होता है, उसका जो समय है वो फिक्स है, और उसी फिक्स समय में जो वर्ड बोले जाते हैं उनको हर्ष स्वर कहते हैं। और उन जो हर्ष स्वर का टाइमिंग में जो वर्ड बोले तो मुख्य रूप से कितने हैं, 4 हैं। तो 4 कौन कौन हैं, अ, ई, उ और री। ठीक, अब आगे देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमने आपको बताया कि जो है जो हर्ष स्वर होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। उसी प्रकार जो दीर्घ स्वर होता है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन मतलब पहले मैं उच्चारण स्थान बता रहा हूँ कैसे होता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों में हर्ष मतलब लघु स्वरों से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में जैसे हर्ष स्वर है अ, ई, उ, री, तो इन स्वरों को बोलने में से जो दुगुना समय लगता है वही जो है हमारा दीर्घ स्वर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन स्वरों में हर्ष मतलब लघु स्वरों से अधिक समय लगता हो या उसके अपेक्षा अधिक समय लगता हो उसे कौन स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा या, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, औ, जो कुल मिलाकर 7 हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 हो गई। क्लियर। फिर दीर्घ स्वर की विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। तो दीर्घ स्वर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। 2 मात्रा यूनिट का समय लगता है, जैसे उसमें हर्ष स्वर में 1 यूनिट का मात्रा का समय लगता है, उसी प्रकार दीर्घ स्वर में 2 यूनिट मात्रा का समय लगता है। जिन स्वरों में हर्ष स्वरों से अधिक बोलने में समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, हर्ष स्वरों से बोलने में जो से उसे अधिक समय लगता है उसी को, या दुगुना समय लगता है उसी को कौन कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जिस प्रकार मैंने वहाँ मात्राओं के विषय में आपको बताया उस ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। जैसे आ की मात्रा का प्रतीक चिन्ह आपका ये है बेड़ी पाई, जैसे र पे आ का मात्रा लगा है और यहाँ पर लगा है राजा मैंने लिखा हूँ। तो जो र पर आ का मात्रा लगा है और ज पर क्या आ का मात्रा लगा है, यह आ का मात्रा हो गया। बड़ी ई की मात्रा कोई भी अक्षर है उसके पीछे से लगाया जाता है, जैसे र है, र के पीछे से री हो गया। तो यहाँ पर र पे आ का मात्रा है और न पर क्या है, बड़ी का मात्रा है, तो क्या हो गया, ये जो है बड़ी का मात्रा हो, ये रानी हो गया। फिर है बड़ाऊ की मात्रा, कोई भी मान लीजिए यहाँ वर्ड है तो इसके नीचे जो है इस तरह प्रकार से नीचे घुमा करके जो वर्ड मात्रा लगाया जाता है, ये बड़ाऊ का मात्रा होता है। जैसे र है तो र पे बड़ाऊ का मात्रा लगाया गया, रू हो गया, या क्या पर देखिए कोई पर कु हो गया, तो र पे रा मू, जैसे हम लिख रहे हैं रामू, तो मैं पे कौन मात्रा लगा है, मैं पे बड़ाऊ का मात्रा लगा है। फिर होता है ए की मात्रा, तो जैसे कोई वर्ड है उस पर ये जो है सिरोरेखा है और इस सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगा है, मतलब सिंगल मात्रा, तो इसी सिंगल मात्रा को एक मात्रा कहते हैं। जैसे राधे, तो राधे में जो देखिए ध पर एक मात्रा लगा हुआ है, तो ये आपका जो है एक ही मात्रा का पहचान है।
फिर देखिए अय है, अय की मात्रा की पहचान में जैसे कोई शिरोरेखा है, क्षैतिज रेखा, धरातली रेखा है, उस पर 2 मात्रा लगा ऊपर लगा रहे तो उसको अय की मात्रा कहते हैं। जैसे र पर अय की मात्रा रय, उसी प्रकार जो है यहाँ देखिए मैं पर अय की मात्रा लगा है तो ऊपर 2 मात्राएं हैं तो ये हो गया मैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा ओ की मात्रा, तो कोई वर्ड है उस पर एक खड़ी पाई रहेगा और उसके ऊपर एक जो है अय की तरह जो मात्रा बना रहेगा तो उसको जो है ओ की मात्रा कहते हैं। जैसे र पर खड़ी पाई है उस पर जो है एक मात्रा लगा हुआ है तो क्या हो गया रो, तो जैसे रोम। ठीक है। र पे ओ की मात्रा, एक खड़ी पाई भी रहेगा उस पर एक आय की मात्रा रहेगा। ठीक है, तो हो गया रोम। ठीक उसी प्रकार जो औ की मात्रा में मान लीजिए कोई अक्षर है उस पर एक खड़ी पाई है और उस पर जो आय की मात्रा, यहाँ पर देखिए आय की मात्रा है ना, ऐसे आय की मात्रा, तो ये जो आय की मात्रा है उस आय की मात्रा इसके ऊपर लगे रहे। तो जैसे र पे औ की मात्रा रौ, तो अगर हम शब्द में देखें तो म पे औ की मात्रा मौ न। ठीक है। तीसरा जो स्वर के भेद होते हैं तो 3 मैंने बताया है। एक स्वर जो है आपका हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर के विषय में थोड़ा सा मैं बृहद व्याख्या कर दे रहा हूँ क्योंकि यह लास्ट जो है अब हम जो है प्लुत स्वर है। तो यहाँ जो है प्लुत स्वर को हम एक इसका दूसरा भी नाम क्या है, त्रैमात्रिक स्वर। प्रश्न आता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जो प्लुत स्वर है उसे किसे कहते हैं। तो उत्तर है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो। तो हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है जिसमें उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर से समय जिसमें ज़्यादा लगता है उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर की विशेषताएं। प्लुत स्वर का चिन्ह यस, मतलब ये इसको अवग्रह भी कहते हैं, जो ऐसे चिन्ह है इसको अवग्रह भी कहते हैं। तो प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है यह यस की तरह होता है, जैसे ओम में बीच में लगा रहता है। प्लुत स्वर को 3 मात्रिक या त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह 3 की तरह भी होता है, जैसे ओम। ओम 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है कहीं कहीं आप देखेंगे तो यस की तरह लिखा रहता है, इस तरह ओम, और कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऐसे 3 बनाया रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ हलंत रहेगा। तो इस तरह भी ओम लिखा है। तो जो 3 की तरह है और यस की तरह है वो क्या है, प्लुत स्वर है। तो यह 3 की तरह था, जैसे ओम, नमो, अस्तुते। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जिसकी पहचान 3 की तरह होता है या यस की तरह होता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारने या पुकारते समय किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है या किसी का नाम बुलाना है तो दूर से हम जब बुलाते हैं तो उसको जो है उसको इस तरह से बुलाते हैं, जैसे रामू। ठीक है, या बाबू, तो इस तरह से हम बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग दूरस्थ संबोधन में होता है। ठीक है, जो हिंदी भाषा में जो प्लुत स्वर है उसका प्रयोग कहाँ होता है, दूरस्थ, मतलब दूर कोई व्यक्ति है उसको बुलाने में होता है। गांव के औरतों को आप देखे होंगे कि जब बच्चा खेलने चला जाता है और जैसे कोई पार्क में जाता है या कोई काली स्थान पे या पोखरे में जाता है, खेलता है, तो उनकी माँ अपने घर से ही जो है बहुत तेज़ आवाज़ में उसका बच्चे का नाम लेकर के बुलाती हैं। तो वह जो एक ही वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रामू मैंने लिखा है तो उसको मान लीजिए किसी बच्चे का नाम क्या है, रामू है, तो ऐसे बोलते हैं रामू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो रा है ये कई बार जो है ये देखिए संकेत बता रहा है कि इसकी जो संख्या है र पे जो आ का मात्रा है उस आ की मात्रा की संख्या क्या है, जो उसकी ध्वनि की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आ की मात्रा की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह दूरस्थ संबोधन के में प्रयोग अधिकतर होता है। हर्ष का 3 गुना, दीर्घ का 2 गुना समय लेने वाले मूर्त ध्वनि रूप को प्लुत स्वर कहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर्ष का 3 गुना, जो हर्ष वर्ड होता है उसका 3 गुना टाइमिंग इसमें लेता है, और दीर्घ जो स्वर होता है उसका 2 गुना टाइमिंग जो है प्लुत स्वर को बोलने में लगता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, और इसके बाद जो है मैं जो है आगे कोई वीडियो में जो है स्वर और जो है व्यंजन और अयोगवाह का बृहद जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैं जो है बताऊंगा। उसमें जो है स्पर्श व्यंजन में अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद जो है फिर उसमें होता है जो है लुंठित वर्ड, फिर होता है पार्श्व वर्ड,
फिर होता है आपका जो है अंतस्थ वर्ण, फिर उसमें होता है अर्धस्वर। तो तमाम जो ऐसे वर्ण हैं, कौन वर्ण को कौन वर्ण कहा जाता है, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, पार्श्व वर्ण कौन है, अर्धस्वर किसे कहते हैं, ठीक है, दंतोष्ठ स्वर किसे कहते हैं, और फिर कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंतव्य, इस तरह से जो भी वर्ण कौन कौन का, ये से बहुत से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं उच्च कोटि की परीक्षाओं में। और इसमें बच्चे जब नहीं समझ पाते हैं तो भूल जाते हैं, तो मैं इस अगले वीडियो में इस तरह से जो है एक नियमबद्ध तरीके से, एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो आपको कभी भूलेगा नहीं। और यह जो अगला हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और यह वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप लोग जो है अगर मान लीजिए थोड़ा सा भूलते हैं, समझ नहीं पाते हैं थोड़ा सा, तो 1-2 बार वीडियो को पुनः आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको जो है यह वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने नहीं किया है तो अविलंब करने की कृपा करें। धन्यवाद।